अगस्त 2025 हैदराबाद में एक महिला श्रीलता एक निचली अदालत में एक निजी आपराधिक शिकायत यानी प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करती है, जिसमें वह आरोप लगाती है कि उसने तेलंगाना कांग्रेस से जुड़े एक नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की थी, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उस शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इस शिकायत में मीनाक्षी नटराजन सहित कुछ कांग्रेस नेताओं को पक्षकार बनाया गया था, क्योंकि आरोप था कि उन्हें यौन उत्पीड़न के इस शिकायत की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। यह मामला सामान्य पुलिस एफआईआर से शुरू नहीं हुआ था, यह सीधे अदालत में दाखिल एक निजी शिकायत थी। दोनों तरह की शिकायतों में अंतर यह होता है कि पुलिस के पास जब कोई शिकायत जाती है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है, फिर पुलिस उसकी जांच करती है और फिर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाती है और अदालत उसका संज्ञान लेती है। फिर चार्ज फ्रेमिंग और ट्रायल चलता रहता है। लेकिन यदि शिकायत सीधे अदालत में आए तो मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि मामले में आगे संज्ञान लिया जाए या नहीं। यानी इस मामले में कानूनी स्थिति यह थी कि शिकायत दाखिल हुई, अदालत के सामने मामला आया, मीनाक्षी नटराजन को एक नोटिस जारी हुआ और आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई। इस शिकायत के 10 महीने बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उनका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित सभी आपराधिक जानकारियां तो दी, लेकिन हैदराबाद की अदालत में लंबित इस आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी। इस घटना से चुनावी पारदर्शिता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया ताकि भाजपा राज्यसभा सीटों पर आसानी से कब्जा कर सके। फिलहाल हम यहाँ किसी राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप पर बहस करने की बजाय इसके संवैधानिक और कानूनी सवालों को समझने और उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने हैदराबाद की अदालत में नटराजन के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत का जिक्र न करने की वजह से उनका नॉमिनेशन अमान्य करते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया, जबकि मीनाक्षी नटराजन का तर्क था कि इस मामले की जानकारी देने की कोई कानूनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के प्रावधान के तहत केवल प्री कॉग्निजेंस सम्मन यानी कि मामले पर संज्ञान लेने से पहले का सम्मन मिला था, अर्थात अदालत ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया और इसको सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में सही तरीका चुनाव याचिका दायर करना है। इस संदर्भ में आइए देखें कि आपराधिक मामलों की जानकारी देने के बारे में कानून क्या कहता है और शुरुआती स्तर पर ही नॉमिनेशन रद्द करने की रिटर्निंग ऑफिसर की शक्ति क्या है। क्या कानून के तहत उम्मीदवार के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। भारत में चुनाव प्रक्रिया मुख्य रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा नियंत्रित होती है। यह कानून चुनाव लड़ने की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव विवाद और उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को निर्धारित करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 33A उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे से संबंधित है। इस कानून में यह धारा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद जोड़ी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत संघ 2002 के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) का यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मूल अधिकार है। इसलिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके धारा 33A जोड़ा। इसमें उल्लिखित है कि उम्मीदवार को 2 तरह की आपराधिक जानकारियां देना अब अनिवार्य होगा। पहला, ऐसे मामले जिनमें अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, और दूसरा, जिन मामलों में न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जा चुके हों यानी चार्ज फ्रेम किए जा चुके हों। इसमें यह भी शामिल किया गया कि इसके लिए उम्मीदवार को एक हलफनामा देना होगा और हलफनामे के लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 26 जारी किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल शिकायत होना एक बात है, FIR दर्ज होना दूसरी बात है।
अदालत द्वारा संज्ञान लेना तीसरी स्थिति है और आरोप तय होकर ट्रायल शुरू होना उससे आगे की स्थिति है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई भी मामला कई चरणों से गुजरता है। पहला चरण होता है शिकायत या एफआईआर, दूसरा चरण फिर उसकी जांच होती है, तीसरे चरण में अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है और चौथे चरण में आरोपी पर आरोप तय होते हैं, पांचवें चरण में उसका ट्रायल चलता है और अंतिम चरण में न्यायालय का फैसला आता है। ध्यान दीजिएगा कि धारा 33A में केवल इस चौथे चरण यानी आरोप तय होने के मामले की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है, पहले, दूसरे और तीसरे चरण की नहीं। लेकिन 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा कि जानकारी देने के दायरे से उन लंबित मामलों को बाहर रखने का कोई ठोस कारण नहीं है जिनका कोर्ट ने संज्ञान लिया है। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देने के बारे में कई निर्देश जारी किए। इनमें से पहला निर्देश ये था कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा दिया गया फॉर्म भरना होगा, अर्थात फॉर्म 26 भरना होगा और उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां देनी होंगी। दूसरा निर्देश था कि इसमें उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में मोटे अक्षरों में जानकारी दी जानी चाहिए। तीसरा निर्देश यह था कि अगर कोई उम्मीदवार किसी खास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपनी पार्टी को भी बताना होगा। पार्टी के लिए निर्देश था कि संबंधित राजनीतिक पार्टी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के बारे में ऊपर बताई गई सभी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर डाले। यह भी निर्देश दिया गया कि उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक पार्टी दोनों को इलाके के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में घोषणा करनी होगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका व्यापक प्रचार करना होगा। व्यापक प्रचार का अर्थ बताते हुए कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम 3 बार ऐसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम अर्थात कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन करके फॉर्म 26 में व्यापक बदलाव किए। संशोधित फॉर्म 26 के अनुसार उम्मीदवार को यह घोषणा करनी होती है कि उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अगर कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उसकी जानकारी फॉर्म 26 में दिए गए टेबल फॉर्मेट में देनी होगी। यहीं से यह सवाल और महत्वपूर्ण हो गया कि लंबित मामले का अर्थ क्या होगा। क्या केवल वही मामले लंबित माने जाएंगे जिनमें अदालत ने संज्ञान लिया है, या किसी भी शिकायत जो अभी प्रारंभिक स्तर पर है उसकी जानकारी देना भी जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लंबित मामलों की जानकारी सिर्फ उन्हीं मामलों तक सीमित होनी चाहिए जिनका कोर्ट ने संज्ञान लिया है या जिनमें आरोप तय किए गए। फॉर्म 26 में देखा जा सकता है कि इसमें उन मामलों की जानकारी भी देनी होती है जिनमें आरोप तय नहीं किए गए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि जानकारी तभी देनी है जब मामले का संज्ञान लिया गया हो। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सतीश उके बनाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस मामले में कहा कि उम्मीदवार को उस आपराधिक मामले की जानकारी भी देनी चाहिए जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया हो। अदालत का निष्कर्ष इस व्याख्या पर आधारित था कि धारा 33A में बताई गई जानकारी के अलावा उम्मीदवार को नियमों के तहत जरूरी कोई भी अन्य जानकारी भी देनी होगी। चुनाव हलफनामे के फॉर्म 26 में उन मामलों की जानकारी देना जरूरी था जिन पर संज्ञान लिया गया हो। इसलिए धारा 33A और फॉर्म 26 को मिलाकर पढ़ने पर अदालत ने माना कि जिन मामलों पर संज्ञान लिया गया उनकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजी उदयन राव बनाम HG प्रशांत के मामले में कहा कि किसी भी उम्मीदवार को झूठा हलफनामा दाखिल करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता अगर उसने किसी ऐसे लंबित मामले की जानकारी नहीं दी है जिसमें अभी तक आरोप तय नहीं किए या कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। मीनाक्षी नटराजन के मामले में उनके वकील सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने यही तर्क दिया कि उन पर हैदराबाद वाली शिकायत का खुलासा करने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि यह मामला अभी भी प्री कॉग्निजेंस अर्थात संज्ञान लेने से पहले के चरण में था। इस तर्क का खंडन करते हुए विरोधी उम्मीदवारों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने फॉर्म 26 का हवाला देते हुए यह कहा कि 2018 के संशोधन के बाद सभी लंबित मामलों का खुलासा करना जरूरी है, चाहे उन पर संज्ञान लिया गया हो या नहीं।
संघवी ने जवाब दिया कि फॉर्म 26 आरपी एक्ट की धारा 33A के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्म 26 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के तहत जारी किया गया कार्यपालिका आदेश है, जबकि धारा 33A संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर कोई फैसला नहीं सुनाया और इसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले पर छोड़ दिया। हालांकि 2019 के सतीश उके फैसले में कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 33A और फॉर्म 26 को मिलाकर पढ़ा और माना कि जिन मामलों में संज्ञान लिया गया है उनका भी खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही धारा 33A केवल उन मामलों का जिक्र करती है जिनमें आरोप तय किए गए। इस आधार पर यह संदेह है कि मीनाक्षी नटराजन का तर्क अंततः टिक पाएगा या नहीं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर किसी लंबित मामले का खुलासा न करने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, लेकिन उसकी भूमिका न्यायालय जैसी बिल्कुल नहीं होती है। उसका काम नामांकन पत्रों की जांच करना होता है। इसे चुनावी प्रक्रिया में स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स कहा जाता है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर यह देखता है कि क्या उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, क्या नामांकन पत्र सही तरीके से भरा गया है, क्या आवश्यक दस्तावेज लगाए गए हैं, क्या कानूनी आवश्यकताओं का पालन हुआ है। लेकिन क्या वह यह तय कर सकता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत। इस विषय को समझने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 36 को समझना होगा। धारा 36 नामांकन पत्रों की जांच और अस्वीकृति से संबंधित है। धारा 36 के खंड 2 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर 3 परिस्थितियों में उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सकता है। पहला है, उम्मीदवार कानून के तहत पहले से ही किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो, जैसे उसकी आयु कम हो या भारत का नागरिक ना हो, आदि आदि। दूसरा है, धारा 33 और धारा 34 के प्रावधानों का पालन न किया गया हो। और तीसरी शर्त है कि उम्मीदवार के हस्ताक्षर असली ना हो या जाली हो। धारा 33 मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक है, यानी नामांकन में निर्धारित प्राधिकरण, प्रमाण पत्र, मतदाता सूची संख्या आदि शामिल होने चाहिए। धारा 34 चुनाव जमा राशि यानी डिपॉजिट से संबंधित है। स्पष्ट है कि कानून रिटर्निंग ऑफिसर को यह शक्ति नहीं देता कि वह एक लंबी न्यायिक जांच करके यह तय करे कि हलफनामे में दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि नामांकन निर्धारित प्रारूप में दाखिल किया गया और उसके साथ जमा राशि भी है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात रिटर्निंग ऑफिसर से नामांकन पत्रों की जांच या स्क्रूटनी के चरण में केवल प्रारंभिक जांच करने की उम्मीद की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित FAQ में यह कहा गया कि नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी देना नामांकन पत्रों को रद्द करने का आधार नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए एक और FAQ में इस सवाल के जवाब में कि अगर किसी उम्मीदवार ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर सकता है, खासकर तब जब दूसरे उम्मीदवार आपत्ति जताएं और सबूत दे कि हलफनामे में दी गई जानकारी गलत है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है, नहीं, हलफनामे में गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने के लिए उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द नहीं किया जा सकता। हर उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए नॉमिनेशन पेपर और उसके साथ लगे हलफनामे की कॉपी नॉमिनेशन जमा करने वाले दिन ही रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर लगाई जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधिवत शपथ पत्र के जरिए नॉमिनेशन फॉर्म या हलफनामे में दी गई बातों के उलट कोई जानकारी देता है तो ऐसे हलफनामों की कॉपी भी नोटिस बोर्ड पर लगाई जानी चाहिए। अगर रिटर्निंग ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि उम्मीदवार ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है तो उसे जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125A और IPC की धारा 177 के तहत संबंधित कोर्ट में औपचारिक शिकायत दर्ज करानी होगी। अर्थात अपने हलफनामे में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने पर अलग कानूनी प्रक्रिया है, न कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से संबंधित है। यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अर्थात कानून ने 2 अलग अलग रास्ते बनाए हैं। पहला है नामांकन की प्रक्रिया और दूसरा है गलत जानकारी देने के लिए दंडात्मक कार्यवाही। दोनों को एक ही प्रक्रिया नहीं माना जाता है।
वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्जेंस इंडिया बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 के मामले में कहा कि नॉमिनेशन पेपर रद्द करने की रिटर्निंग ऑफिसर की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम और सोच समझकर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उम्मीदवार ने खाली जानकारी वाला हलफनामा जमा किया है तो रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर रद्द कर सकता है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अगर टेबल भरकर हलफनामा जमा किया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर जानकारी की सच्चाई की जांच कर सकता है। एक और मामले को देखते हैं, किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सामंत 2014 का मामला। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर दी गई जानकारी की सच्चाई की जांच नहीं कर सकता और केवल स्पष्ट आधारों पर ही नॉमिनेशन रद्द कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों और इलेक्शन कमीशन के FAQs से यह नतीजा निकलता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास गलत जानकारी देने या जरूरी जानकारी छिपाने पर नॉमिनेशन रद्द करने की शक्ति नहीं है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है। अर्थात नामांकन की वैधता और गलत जानकारी देने की जिम्मेदारी दो अलग अलग विषय हैं। अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में दोनों पक्षों की स्थिति को समझते हैं। जो पक्ष नामांकन रद्द करने के समर्थन में है, उनका तर्क है कि 2018 के बाद फॉर्म 26 में उम्मीदवारों को लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है और मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद वाले निजी शिकायत की जानकारी छिपाई, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन रद्द करना पूरी तरह से सही है। किसी भी लंबित मामले को छिपाना चुनावी पारदर्शिता के खिलाफ है। दूसरी ओर मीनाक्षी नटराजन की ओर से तर्क दिया गया कि जिस शिकायत की बात की जा रही है वह अभी प्रारंभिक चरण में थी, अर्थात अदालत ने अभी संज्ञान नहीं लिया था, इसलिए उसे आपराधिक लंबित मामला मानना उचित नहीं था। इस मामले में सबसे नाटकीय बात आपको बताएं कि जिस शिकायत के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, उस शिकायत पर नामांकन रद्द होने के कुछ दिनों बाद उसी हैदराबाद की अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की सुनवाई उचित विशेष अदालत में होनी चाहिए क्योंकि कुछ पक्षकार विधायक और सांसद हैं। शिकायत खारिज करते हुए उसे उचित न्यायालय में ले जाने को कहा गया। इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मान लीजिए कि जानकारी देना जरूरी था, फिर भी क्या रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत नामांकन रद्द करने का अधिकार था? यही वह प्रश्न है जिस पर चुनावी कानून में सबसे अधिक बहस होती है, क्योंकि जानकारी छिपाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई और नामांकन रद्द करना दोनों अलग अलग कानूनी परिणाम है। इसलिए यदि मीनाक्षी नटराजन ने कोई जानकारी छिपाई थी या हलफनामे में गलत जानकारी दी थी तो उनके खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 125A और IPC की धारा 177 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए थी, न कि नामांकन ही रद्द कर दिया जाए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने एक लंबित मामले का खुलासा न करने के कारण मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रशासनिक अधिकारी है, न्यायालय नहीं। उसका काम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से केवल चलाना है। यदि किसी जानकारी पर विवाद है तो उसका अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं। अब आपसे सवाल यह है कि अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष लगता है? कमेंट करके हमें बताएं। यदि आपके पास संविधान, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।